हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया टॉपिक कवर करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की हम बात करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था दोस्तों, उसमें हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो टर्मोलॉजी हमने देखी है। जैसे हम कह सकते हैं कि इस मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। साथ ही हमने बात की थी कि मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक उसका उल्लेख किया गया। साथ ही भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया। और इसमें कुछ विवादों की हमने बात की थी, जैसे केशवानंद भारती केस के बारे में बात की थी, और जो गोलकनाथ केस के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है उसकी हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो केरल राज्य के अंदर ये जो केरल हाई कोर्ट है उसके अंदर ये केस आया था 1973 के अंदर। और केशवानंद थे वो एक मठाधीश थे, ठीक है दोस्तों। और साथ ही उन्होंने जो हाई कोर्ट यानी केरल हाई कोर्ट में ये केस दायर करवाया जो एक जनहित याचिका से रिलेटेड था। यानी कि जनहित याचिका से रिलेटेड ये क्या था, ये केस था। और इस केस में जनहित याचिका को लेकर जो मठाधीश हैं यानी कि केशवानंद भारती जी हैं, उन्होंने ये संविधान यानी कि हम कह सकते हैं हाई कोर्ट से यह सवाल पूछा कि संविधान में संशोधन की जो सीमा है वो क्या होनी चाहिए। ये बात उन्होंने संविधान में मतलब हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट में रखी, ठीक है। तो दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी समय तक क्या रहा, सुनवाई चलती रही, विचार विमर्श रहे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सवाल पर कम से कम 68 दिनों तक इसमें सुनवाई चलती रही। और लास्ट में एंड में होता क्या, फैसला क्या आता है, देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो केस था यानी कि 24 अप्रैल 1973 के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश थे यानी कि जो सीकरी थे, उन्होंने 12 बेंचों की सुप्रीम कोर्ट के जज और खुद यानी कि स्वयं यानी कि 13 जजों की एक बेंच बिठाई गई और इस वाद पर फैसला किया गया। और फैसला क्या दिया गया उसको आप सुनिएगा दोस्तों। फैसला ये था कि संसद को संविधान में संशोधन का तो अधिकार है, लेकिन उस सीमा तक कि यह उसके मूल तत्वों को प्रभावित ना करें। यानी कि इसमें यह बताया गया कि दोस्तों जो संसद को जो पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट को जो संविधान के अंदर संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन जो उस सीमा तक, किस सीमा तक, जहाँ तक कि मूल रूप से उसको प्रभावित ना हो सके, यहाँ तक उसको अधिकार होते हैं। इसमें यही भी कहा गया, क्या कहा गया कि संसद नागरिकों के मूल अधिकारों में क्या नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती, यानी चेंजेस नहीं कर सकती। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अधिकारों के अंदर वो चेंज नहीं कर सकती। ये इसके अंदर क्या हुआ, ये इसमें क्या यानी कि ये इस फैसले में ये बात बताई गई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंदर जो केशवानंद भारती है, उन्होंने जो ये केस 1973 में दर्ज करवाया था, तो बाद में इस पर फैसला ये आया कि जो संसद है, हमारी पार्लियामेंट है, संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल रूप से उसको प्रभावित नहीं कर सकती। साथ ही एक फैसला ये भी था कि संसद नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं उन मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का चेंजेज यानी कि संशोधन नहीं कर सकती। तो आई होप्स फ्रेंड्स ये आपको बातें समझ में आ रही है। इसके बाद में होता क्या है दोस्तों, उसको आप समझिएगा। इसके बाद होता क्या है कि सत्ता पक्ष, हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी कि उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो सत्ता पक्ष तो चाहती थी कि संशोधन हो, लेकिन जो न्यायपालिका, हम कह सकते हैं कि जो हाई कोर्ट थी यानी कि सुप्रीम कोर्ट थी, जो मौलिक रूप से प्रभावित करने से इनकार कर रही थी दोस्तों, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों एक अमेंडमेंट हुआ यानी कि 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या है
देखिएगा, ये बात क्या है, इस फैसले के कुछ ही समय बाद, कौन से फैसले के, जो फैसला अभी दिया था ना, यानी कि हम कह सकते हैं संसद किसी भी संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन कर सकती लेकिन कुछ मूल रूप से प्रभावित ना करे उसको। साथ ही नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता इसके बाद, यानी उसके कुछ समय पश्चात होता क्या है, इस फैसले के कुछ ही समय बाद इंदिरा गांधी ने विधायिका को सर्वोच्च शक्ति बनाने के लिए, यानी कि जो विधायिका है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो संसद, जो आपकी सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके 3 अंग होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? विधायिका, जिसको हम व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं, कार्यपालिका, और एक होती है न्यायपालिका। यानी कि विधायिका का मतलब विधायिका का जो कार्य होता है वो क्या है, कानूनों को बनाना होता है, और कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करना, यानी कि लागू करना होता है। अगर दोस्तों, अगर जो भी कानून गलत तरीके से बने हैं तो उनको खारिज करने का काम न्यायपालिका का होता है। तो ऐसे 3 क्या होते हैं, यानी कि सरकार के 3 अंग होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इंदिरा गांधी ने विधायिका, यानी कि व्यवस्थापिका को सर्वोच्च माना। दोस्तों, इसमें बताया गया कि इस फैसले में कुछ ही समय बाद इंदिरा गांधी ने विधायिका को सर्वोच्च शक्तिशाली बनाने के लिए 1976 में 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया, और इसमें यह बताया गया कि आर्टिकल 368, यानी कि संविधान के अंदर संशोधन की बात आती है तो वो आर्टिकल 368 लगता है दोस्तों। और ये जो हमारे ये जो उपबंध है, यानी कि 368, यानी कि संविधान में संशोधन करने का जो उपबंध है वो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इस 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये बात बताई गई कि आर्टिकल 368 के तहत आर्टिकल 368 में बदलाव करते हुए संसद को किसी भी अनुच्छेद या कोई धारा है उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया, यानी उसको अधिकार प्रदान किया गया। इसका मतलब यहाँ पर संसद को एक बार फिर से शक्ति देने की, यानी कि शक्तिशाली बनाने के लिए बात बताई गई है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, हाँ चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसके ठीक पहले 1975 में जब इंदिरा गांधी जी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को नीति सम्मत न मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज थे दोस्तों, राज नारायण, नाम याद रखिएगा, राज नारायण, द्वारा चुनाव में अनैतिकता का सहारा लेने का आरोप लगाते हुए चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत को क्या दी, चुनौती दी है दोस्तों। यानी कि याद रखना है कि 1975 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर थी तब उस प्रधानमंत्री पद को नीति सम्मत न मानते हुए हाईकोर्ट के एक जज थे, यानी कि उसका नाम है राज नारायण। इन्होंने अनैतिकता का सहारा लेते हुए इंदिरा गांधी के पद, यानी कि इंदिरा गांधी के चुनाव को वो चुनौती देते हैं। इसी के बाद में दोस्तों हाईकोर्ट इलाहाबाद ने एक फैसला दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी को लोकसभा तथा प्रधानमंत्री पद से हटाने का उसको फैसला दिया गया दोस्तों। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, उसी वक्त इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल लागू कर दिया, और आपातकाल लागू करने के बाद में आनन फानन में इंदिरा गांधी ने 10 अगस्त 1975 को संविधान का 39वां संविधान संशोधन पारित कर दिया। यानी कि जब इंदिरा गांधी की जो चुनावी प्रक्रिया को अनैतिकता बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि क्या सुनाया कि लोकसभा तो प्रधानमंत्री पद से उसको हटा दिया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी जब उस वक्त प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी 1975 में, और एक नया संविधान संशोधन लागू किया, पारित किया, 39वां संविधान संशोधन पारित किया। अब इस 39वें संविधान संशोधन में दोस्तों किन किन बातों पर फोकस किया गया, यानी कि किन किन को शक्ति प्रदान की गई। देखो, इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल की नियुक्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती। इतना ही नहीं, कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद में उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, अपने पक्ष को बचाव में करते हुए ऐसी बात उन्होंने की है। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह से ही कार्य करेगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को कम शक्ति प्रदान, यानी कि हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह को सर्वोपरि माना गया, और राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। ठीक है, इसके साथ ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल की नियुक्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती। इतना ही नहीं, अगर वो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है
तो उन पर किसी प्रकार का मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। तो आई होप फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, इसी दौरान 8 नए जजों की नियुक्ति की गई, जिससे मुख्य न्यायाधीश A.N. रे ने केशवानंद भारती केस पर दोबारा से विचार करने की पेशकश की और फिर से 13 जजों की एक नए पैनल की नियुक्ति की गई, जिसमें आपको पता है कि एक वकील थे पालखीवाला ने यह तर्क दिया कि पुनर्विचार मान्य नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से केस यहीं ख़त्म हो गया और हमारा लोकतंत्र नागरिकों अधिकारों के हनन से बच गया, यानी कि नागरिकों के जो हनन हो रहे थे वो उनमें बच गए दोस्तों। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 यानी कि 1976 में है, उसकी बात अपन कर लेते हैं। न्यायाधीशों ने जो आधारभूत लक्ष्य का सिद्धांत अपनाया था उसे निरस्त करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित किया गया। इसमें आर्टिकल 368 को फिर से अंतः स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य था न्यायिक पुनरावलोकन को क्या करना है, समाप्त करना है दोस्तों। थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसके साथ ही संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित है तथा संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि जो संविधान में जो संशोधन होता है दोस्तों आर्टिकल 368 के तहत उसको न्यायालय के अंदर क्या नहीं दी चुनौती नहीं दी जा सकती। एक केस था दोस्तों मिनर्वा मिल्स मामला, इसको भी आप देख लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारण किया कि आर्टिकल 368(4) इनवैलिड है, क्योंकि यह न्यायिक पुनरावलोकन के को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। संसद संविधान के मौलिक ढांचों को नहीं बदल सकती दोस्तों। ठीक है, एक केस था वामन राव बनाम भारत संघ 1981। इसमें न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आधारभूत लक्षण का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 को अर्थात केशवानंद भारती के निर्णय सुनाए जाने की तिथि के बाद पारित होने वाले संविधान संशोधन अधिनियमों पर लागू होगा। मूल अधिकारों का संशोधन तो किया जा सकता है, परंतु नागरिकों के अधिकारों का हनन होने पर अवैध माना जाएगा दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत बढ़िया या अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको बढ़िया लगा है, अच्छा लगा है, तो दोस्तों अपना जो TK स्टडी क्लासेज चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक से, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए दोस्तों। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।